लेते हैं उसी से। देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ब्रीथ पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, मॉडल सेट 5 है ना, ये मॉडल सेट 5। और इसका सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा। ब्रीथ, शायद ये बता दिए हैं लगता है, अच्छा नहीं बताया हुआ है। ब्रीथ के व्यास, शायद बताया हुआ लग रहा है, व्यास के सिरों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं में संबंध ये हो गया था लगता है। देखिए फिर से हम रिकैप कर ही देते हैं, इसको रिवाइज कर दिया जाए। कोई ब्रेथ है, अगर इसका व्यास हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। व्यास व्यास जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से यानी सेंटर से पास होते हुए जाएगा, है ना। एक सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होते हुए जाती है, यही व्यास कहलाई। अब व्यास के सिर कौन है? सिर है यहाँ पर, ये है मान लीजिए बिंदु ए, ये है बिंदु बी। अगर इस पर हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, एक स्पर्श रेखा ये हो गया एकदम टच करता हुआ, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो ये क्या है? देखा जाए तो दोनों समानांतर हैं, तो सिर्फ ऐसे खींच देना है, यानी कि पैरेलल के लिए सिंबल हो गया। तो आंसर क्या होगा? समांतर होती है ना, समांतर होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसे पिक्चर बना करके समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है सवाल। वृत्त का व्यास ये हो गया, इसको व्यास कहेंगे, और ये क्या कहलाएंगे? स्पर्श रेखाएं। ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श, दोनों के दोनों, ये भी जो है आपका स्पर्श रेखा है। तो लेकिन खींचना कहाँ है? सिर, सिर कहाँ रहेगा? ये और, ठीक है। चलिए ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु, कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है?
स्पर्श बिंदु। अच्छा, ये पिक्चर में समझ में आएगा? बताइए हमको। न्यूनतम मान लीजिए आपको याद हो, लेकिन समझने के लिए कैसे समझा जाए? देखिए, एक वृत्त बनाना होगा, दूरी पर होती है। देखिए, सवाल जैसा भी हो, कुछ भी कहे, वृत्त जब बनाना है तो कोई भी वृत्त देखिए, उसका पहचान उसके केंद्र और उसके त्रिज्या से होती है। चलिए, केंद्र मान लेते हैं ये है। अब क्या कह रहा है? केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित, स्पर्श रेखा पर स्थित मान लिया जाए कहीं भी, कोई आप यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन केंद्र से लेना है ना। सर कहीं भी खींचिए। हाँ, ये मान लिया जाए कोई स्पर्श रेखा है, तो कौन सी दूरी सबसे नजदीक होगी? ये होगी, ये होगी कि ये होगी कि ये, कौन सा दूरी सबसे नजदीक होगी? स्पर्श बिंदु। जो, हाँ देखिए, ऑप्शन से थोड़ा सा देखा जाए, जो स्पर्श बिंदु होगा वही सबसे नजदीक होगा। आप ऐसे जब भी कोई खींचते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तो ज्यादा दूर लग रहा है, ये थोड़ा नजदीक हुआ, ये इस तरह से खींचेंगे तो लगेगा कि ओ सबसे नजदीक जो है यही है। और ये जो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु कहलाता है, जहां पर वो टच किया। स्पर्श बिंदु जो है सबसे नजदीकी। अब एक चीज और बताते हैं, ये दूरी क्या कहलाएगी? ये जो दूरी है ये न्यूनतम दूरी है। पिक्चर बना लीजिएगा, न्यूनतम दूरी। उसको एक सवाल हो सकता है पूछ दे कि इस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिज्या होनी चाहिए ना। ये त्रिज्या के बराबर होगी। एक सवाल और भी निकल सकता है कि ये जो न्यूनतम दूरी है वो कितना डिग्री कोण बनाती है, तो बता दीजिएगा कि ये 90 डिग्री कोण है। दूरी वैसे हमेशा न्यूनतम ही होना चाहिए। जैसे ये है कोई लाइन, हम यहाँ से कहेंगे कि इसका नजदीक दूरी कौन है, तो ऐसे खींचेंगे तो नजदीक होगा नहीं, ऐसे भी नहीं, एकदम बिल्कुल सीधा। तो हमेशा जो होगा दूरी वो लंबवत होगा, यही न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज जानकारी हम लोग को मिलता है तो उसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग ना। सर लिख लिए? लिख लिए हैं? थर्टी 1 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। सुना। देखिए 31, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज शिक्षकों के साथ होगा में आधार और लंब, आधार और लंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर शुरू में दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बताइए। 13 सेंटीमीटर। कैसे निकाले? कौन सा फॉर्मूला यूज किए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जी हाँ, ठीक है। चलिए देखिए,
अगर यहाँ कोण बनेगा कोई, तो उसके सामने की भुजा को ही लंब बोलेंगे ना, याद रखेंगे हम लोग। हमेशा आधार पर बने हुए कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाला आधार, कोण हमेशा आधार पर, और ये कहलाएगा कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो देखिए आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर जोड़, उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं, 12 का स्क्वायर लिखिए पहले, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 और ये हो गया 25, जोड़ेंगे तो 169 होगा। अब कर्ण बराबर लिखना निकालना है हमको ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 का, और ये 13 गुने 13 होता है ना, 13 का वर्ग होता है 169, रूट और स्क्वायर टूट जाता है और बचेगा 13 सेंटीमीटर, यही आंसर है। देखिए इसका 30 नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि अगर ये गुण किसमें पाया जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो वह कौन सा त्रिभुज है, तो आंसर है समकोण त्रिभुज। यस, समकोण त्रिभुज ही होगा, उसी में सिर्फ ये गुण पाया जाता है। तो हम लोग 30 न देख करके सीधे 29 देखेंगे ना, 29 क्या कह रहा है। एक समलंब, एक समलंब ABCD चतुर्भुज है ना ये, ABCD जिसमें जिसमें AB समांतर है CD का, ओके। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है यदि AB बराबर 2CD, ओके, हो तो त्रिभुजों त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, ठीक है, बनाए हैं सवाल। देखिए समलंब चतुर्भुज में ये तो तय है कि जो भुजाएं होती हैं
दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। देखिए इसके विकर्ण, जैसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, मान लिया हम यहाँ से यहाँ ले लिए। देखिए एक चीज तो दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी का दुगना है, तो थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए। ऐसे भी ले सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो देखने से ही लग रहा है कि इसका दुगना जो है ये वाला है। अब इसको इसको मिलाना है, क्या करना है, विकर्ण को मिला दिए। ऐसे मिला दिए। इसके विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ बिंदु ओ पर। अब त्रिभुज हमको कौन बताना है, ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात बताना है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। देखिए पूछ मत करिए आप, इधर से आप इसकी ऊंचाई निकाल लीजिए। त्रिभुज, ये भी तो एक त्रिभुज ही है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, सीओडी का क्षेत्रफल, ये और ये समांतर है, तो हमको यही बताना है ना। और बटा में होना चाहिए ट्रायंगल सी ओ डी। अगर इसका क्षेत्रफल देखना है तो 1/2 गुने आधार है ए बी, और ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिए कितना है, ये एम। देखिए तो जितना ऊंचा इधर होगा ऊंचाई इधर भी उतना ही होगा, समझे ना, जितना ये है उतना ही इधर भी होगा। ये ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे ना, तो ऊंचाई कितना है ओ एम, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 1/2 गुने आधार, आधार कितना है, इसका आधार होगा सी डी, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका रहेगा ओ एम। तो ए बी, ये 1/2 काट दीजिए, ए बी की जगह आप लिख दीजिए 2CD, और ओ एम जो होगा, ओ एम और ओ एन ये दोनों भी इक्वल होने के चलते कट जाएंगे, और ए बी मान लिया जाए कि वो भी ओ एम ही है और ये भी कितना होगा, ओ एम ही होगा, ठीक ना। तो दोनों को आप काट सकते हैं, लेकिन ए बी की जगह हम लिख दिए 2CD जो दिया हुआ है, और यहाँ पर रहेगा सी डी। तो सी डी और सी डी कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/1। आंसर होगा 2:1, 2:1, ठीक है। यही समझना है कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। अब जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं।
सर मत मिटाइए। हाँ ठीक है, यही मेन चीज यही है कि ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई बराबर होगा तो इन लोग दोनों तो आपस में कट जाएगा। और फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीओडी, ये ना है। हम क्या करेंगे, 1/2 आधार ए बी हुआ, आधार कितना हुआ, इतना बड़ा हो गया आधार, गुने ऊंचाई, ऊंचाई ओ एम बोल दिए। अब इसमें क्या है, 1/2 गुने आधार, इस त्रिभुज में देखेंगे तो आधार हमारा कितना होगा, सी डी के बराबर होगा, सी डी लिख दिया। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ओ एन, तो ओ एन और ओ एन को काट लीजिएगा। ठीक है सर हाँ, आंसर 4:1 ना आएगा। कितना आएगा, 4:1। तो दुगना हो जाएगा विकर्ण, आधा, ये आधा हो जाएगा, इसका मतलब ओ एन जो हो जाएगा वो क्या आधा कह रहा है कि ओ एम बराबर, ये ओ एन जो होगा, ओ एन जो हो जाएगा, तब इसका मतलब ओ एम जो होगा, देखो दोनों, तब फिर ऐसा रिलेशन हो सकता है कि ओ एम बराबर होगा 2 इंटू ओ एन, ये वाला इसका भी आधा हो जाएगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। ए बी बराबर 2 दिया है ना। ए बी बराबर 2 सी डी दिया है ना, तो 2 सी डी तो बैठा है। सर हाँ, तो ए बी बराबर 2 से डी किए हैं तो एक में जैसे स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 4 आ जाएगा। हाँ, नीचे में एक नहीं आ जाएगा पगली। नहीं 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 आएगा, ये तो ए बी और सी डी तो वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे, ये कटेंगे तो ऐसे ही कट करके, लेकिन ओ एम और ओ एन का संबंध क्या होगा, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये और ये में हम लोग को डाउट हो रहा है ना कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। अगर ये क्लियर पता चल जाए कि ओ एम क्या 2 ओ एन के बराबर होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर ऐसा होगा तभी आंसर आएगा हम लोग का 4:1। हाँ 4:1 आएगा। तो यानी ये वाला जो है ओ एम, यानी इसका भी दुगना हो जाएगा। तब अगर जितना, मतलब ये अगर दुगना है इसका, तो ये वाला हाइट भी जो है इसका दुगना हो जाएगा, है ना। तो इसको फ्रेश लिखते हैं थोड़ा, तब देखिएगा, हाँ साफ सुथरा लिखिएगा, ऐसे लिखिए 1/2 ए बी गुना ओ एम लिख दिए, और बटा में लिखेंगे 1/2 सी डी गुना ओ एन। 1/2 कट गया, चलिए ए बी की जगह हम लिख दिए 2 सी डी गुना ओ एम की जगह 2 ओ एन, और सी डी तो सी डी ही रह गया, गुने ओ एन ही रह गया। तब इसको काटिए, चलिए तो एक प्रॉपर्टी हुआ एक तरह से, तब आएगा 2 गुना। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ फोर, देखिए ये इसमें करना यही है ना, देखिए फॉर्मूला तो यही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पहला त्रिभुज का क्षेत्र, इसका कैसे निकाला हम लोग, इसको आधार इसका ये हो गया, और ऊंचाई कौन हो गया, ये वाला हो गया ऊंचाई, ओ से एन। ठीक है, तो आधार ए बी लिखेंगे, ए बी, और ऊंचाई लिखेंगे ओ एम को। अब इसमें जब हम आएंगे ये वाला में, तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सी डी, सी डी आधार हो गया, और ऊंचाई कौन हो गया, ये, है ना। तो हाँ ओ एन, और ओ एन को ये माना जा रहा है कि ओ एन जो होगा इसका आधा होगा, अगर ये और ये में संबंध हमारा ऐसा है कि ये वाला इसका आधा है ना, देखिए इसका जो है आधा कौन है, ये, तो इस ऊंचाई का भी आधा हो जाएगा ये ओ एन, और इस आधार पर ओ एम को हम बोलेंगे कि ओ एम बराबर होगा 2 ओ एन, और यही चीज यहाँ बैठ गया, ओ एम का वैल्यू 2 ओ एन कट जाएगा, और 2 2 जा 4, 4/1, ये आंसर होगा 4:1। एक गलत कर दी थी आप। देखने से भी लग रहा था कि ये छोटा हो जाएगा, इसके अपेक्षा में ये छोटा ही हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा लगता है कि जैसे याद करने जैसा, कि नहीं तो ये कैसे आधा हुआ ये तो साबित करना पड़ेगा हम लोगों को अलग से।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर थोड़ा सा रुकिए। हाँ ऊपर ऊपर ही केवल मिटा रहे हैं। हाँ देखिए, तो निम्न में से कौन 28 है ना, निम्न में से कौन, इनमें से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? एंगल साइड एंगल। याद है कि कसौटी नहीं है। हाँ ऑप्शन क्या है? एंगल एंगल एंगल, यही ना बोलते हैं? यस सर। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। साइड साइड साइड, और डी है एंगल साइड एंगल। अब बताइए साइड एंगल। कौन? एंगल साइड एंगल। डी होगा। डी एंगल साइड एंगल, ये कसौटी नहीं है। यस सर। अच्छा तो ठीक है, हम लोग इसको चेक करके देखें। यस सर, देख लीजिए। हाँ चेक करके देखते हैं हम लोग ना कि कौन इसमें नहीं है, क्योंकि सवाल तो थोड़ा उल्टा ना पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। ऐसे 3 ही होते हैं ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन 3 के अलावा ये चौथा क्यों नहीं है ये भी सोचे हम लोग। एंगल साइड एंगल, मान लिया जाए हम एक त्रिभुज है, ठीक है, एंगल एक ले लेते हैं, उसके बाद साइड कौन सा लें? एक एंगल और लेना होगा और साइड लेना होगा। समस्या है ना, एंगल के बाद साइड कौन सा लें? इनमें देखिए समझ ठीक है, जैसे एंगल 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 बोलेंगे तो ये एंगल और ये एंगल। साइड एंगल साइड मतलब ये साइड ये साइड, ये साइड बोले ये साइड बोले एंगल बोले, हाँ चलेगा। साइड 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 साइड, जैसे ये त्रिभुज है, साइड साइड साइड। समस्या इसमें आ रही यही कि आप जैसे इन लोग का एक सीक्वेंस रहता है, देखो जैसे एंगल 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 बोलेंगे तो एंगल 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 एक सीक्वेंस चला, साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड 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 साइड, ये चल गया। लेकिन इसमें कैसे चलेंगे? एंगल साइड कौन सा? ये गलत हो जा रहा है ना, इसके बाद कौन सा साइड लेंगे? दिक्कत ये हो रही है। तो ये जो है आपका काम नहीं करेगा, बाकी काम कर जाएगा। यस सर। आ गया सर समझ में। ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes. ये इसका पिक्चर ये रहेगा, इसका ये रहेगा और इसका ये रहेगा। सब ये तीनों सर। हाँ ठीक है, उसको गलत काट लीजिएगा कि वो नहीं है। उसमें हम लोग एक सीक्वेंस नहीं बनाने पा रहे हैं। एंगल साइड एंगल कैसे लेंगे? एंगल कहाँ से चालू करेंगे? साइड वाला सर। ठीक है, एंगल 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 जैसे है ना कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बोल दीजिए, मान लीजिए, या 30 डिग्री फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे बोल दीजिए। तो एक और बनाएगा तो वो भी इसी के जैसा बनेगा। साइड एंगल साइड में भी मान लिया 2 साइड एक जैसा इक्वल रहेगा और एक एंगल, तो अगर इतना कॉमन चीज मिल जाएगा तो अपने आप तीसरा जो है वो भी मैच कर जाएगा किसी भी त्रिभुज के लिए। इसमें भी वही चीज है, साइड साइड से तीनों साइड अगर समान अनुपात में है तो भी आप कर दीजिएगा। जैसे कोई त्रिभुज ले लिए, जैसे तो उनका साइड के हिसाब से, तो जैसे ये मान लिया 1 मीटर, ये मान लेते हैं 2 मीटर, ये मान लेते हैं 3 मीटर, तो हम अगला त्रिभुज बनाएंगे अगर ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 6 मीटर, तो भुजा ये किससे मैच करेगा? साइड 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 से मैच करेगा ना। साइड 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 साइड, अनुपात देख लीजिए 1/2, 2/4 और 3/6 अनुपातिक में बराबर है। तो ये और ये सिमिलर कहलाएंगे ना, समरूप कहलाएंगे, ये और ये समरूप कहलाएंगे। उसी तरह से सबका प्रॉपर्टी अपना अपना है, लेकिन ये कहीं प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा समानुपात समरूपता दिखलाने में। ठीक है, तो देखिए वैसे ही बना करके देख लीजिएगा, जैसे नहीं बनेगा तो अपने आप समझिएगा कि वो
समरूपता की कसौटी पर नहीं। ठीक है? तो सर हाँ बोलिए। सेट 2 का 28वां बताइए तो। कौन? सेट 2 का 28वां। हाँ क्वेश्चन नंबर बोलिए। रुकिए, आपका आवाज अगर आएगा तो हम लिख देते हैं बोर्ड पे, थोड़ा अकेले बोलिए। सवाल बोलिए। निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? अच्छा अच्छा, सर्वांग समता समझते हैं क्या होता है? सभी अंग समान, बताए थे एक दिन ना। बराबर। तो सभी अंग समान ऐसे बोला गया था ना। हाँ तो उसी आधार पर देखिए, अब यहाँ तो हमको दिख नहीं रहा है, समरूपता वाला तो है। समरूपता की कसौटी नहीं थी। सेट 2 में देखिए 28 नंबर। अच्छा तो सेट 2 हमको डाउनलोड करना पड़ेगा जी, देख लेंगे कल की क्लास में, कल हमारा ही क्लास है आप लिख लीजिए। है ना। अभी हम फिर से डाउनलोड करना पड़ जाएगा हमको। सर बोले क्यों सर? हाँ सर, बोलिए। कुछ बोले। हाँ बोलिए, निम्न में से। निम्न में से कौन हाँ कौन? त्रिभुजों की त्रिभुजों की सर्वांग सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बोले। हाँ ऑप्शन बोलिए। साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। देखिए भुजाओं में देखिए सर्वांग समता और समरूपता दोनों में फर्क क्या था? दोनों को लगभग एक जैसा समझा गया था, बस फर्क यही था कि वो कहना चाहता था कि सर्वांग सम में सभी अंग समान, और ये कहना क्या चाहता है, समरूप क्या कहता है, एक जैसा दिखना, है ना, एक जैसा दिखने की बात करता है। तो अगर आप ये सोचिए कि साइड 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 से हम कहेंगे बात, ये साइड ये साइड और ये साइड, सभी भुजाएं बराबर होती हैं दो त्रिभुजों के। मान लिया जाए ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ऐसा हम कर दें कोई और को भी, तो भुजाओं के हिसाब से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, कौन बराबर होता है भुजा समानुपाती होता है? ये भी हो जाएंगे। यहाँ भी एंगल 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 में बात करेंगे अगर हम लोग कोण के हिसाब से, तो कोण के हिसाब से भी एंगल अगर समान होते हैं तो भी सर्वांगसम कहलाएंगे। यहाँ भी साइड एंगल फिर से यही हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड और एंगल के हिसाब से, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है समरूपता में और सर्वांग समता में। चलिए देखिए तो, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं, समानुपाती। समानुपाती होते हैं। देखिए बराबर नहीं बोलिएगा कभी भी, समानांतर मत बोलिएगा या लंब मत बोलिएगा ना, बराबर। कौन बराबर होता है ना? हाँ कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। अगर कोण आएगा कोई ऑप्शन में तो कोण मतलब आप अगर कोई बोलता है कि 60 डिग्री है और एक त्रिभुज में यहाँ 61 डिग्री लिख देगा, तो कभी भी ये और ये नहीं होंगे, इसके चलते खराब हो जाएगा। कोण बराबर होना ही चाहिए, है ना। चलिए अब एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर। हाँ क्वेश्चन नंबर है 25 सॉरी 26। कितना बोला है? 26। किसी त्रिभुज में एक भुजा
के समांतर समांतर खींची गई। ये तो लग रहा है कि थेल्स का ही प्रमेय लग रहा है ये, ना। है ही। खींची गई रेखा अन्य अन्य दो भुजा दो भुजाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित कर समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हाँ अच्छा, एक बात और है, सवाल में चेंजिंग क्या ला सकता है ना, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। में विभाजित करती है, जैसे कोई त्रिभुज है, अगर हम इसके समानांतर एक और लाइन यहां से खींच दें, इसके समानांतर, तो ये और ये दोनों क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो है इस भुजा को उतना ही दूरी, अगर मान लिया जाए ये 3 मीटर पे काटा, इधर 2 मीटर पे, है ना, और ये मान लेते हैं 6 मीटर पे काटा इधर, तो इधर तय है कि 4 मीटर। कहने का मतलब है कि अनुपात हमेशा समान होगा, है ना, अनुपात कभी भी अलग नहीं होगा। ये दूसरा ऑप्शन ये भी होता है इसका, ये तो खाली स्थान पे क्या होगा, समान अनुपात में ना, कोई भी, हाँ समान अनुपात। एक ऑप्शन और दे सकता है, 1:1 ऐसे भी लिख सकता है, 1:1 भी लिख देगा तो भी आप मानिएगा ना कि समानुपात यही था, ठीक ना। अनुपात समान लिखने का मतलब यही है कि अब 2/2 लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे, तो ये समान यही हो गया, ठीक है। चलिए एक इसका क्वेश्चन नंबर है 25। सब ज्योमेट्री वाला हम लोग खत्म कर ही लेते हैं ना। आंसर होगा समानुपात ना, समान अनुपात। कौन बराबर। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 25। यस सर। फिर मिटा में इसको। यस सर। जितना ज्यामिति वाला है सब खत्म कर लेते हैं आज, ये आखिरी होगा शायद ज्यामिति का। 25 इसको बढ़िया से देखिएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, हाँ देखिए आ ना गया, यस सर आ गया, कोण बराबर हो, बराबर हो। हाँ चलिए, आप लोग ठीक ठाक लग रहा है ज्योमेट्री आप लोग का। ये बताइए हमको कि सबसे छोटा बहुभुज, सबसे कम भुजा का इस्तेमाल करके बना बहुभुज किसको बोलेंगे? क्या सर? सबसे कम भुजा का इस्तेमाल करके बना हुआ बहुभुज, सबसे कम भुजा का इस्तेमाल करके बना हुआ बहुभुज त्रिभुज है ना। सबसे कम भुजा यही इस्तेमाल करता है, 1 2 3। इसके बाद चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। बहुभुज मतलब क्या हुआ, बहुत सारे भुजाएं, ठीक ना। यस सर। पंचभुज, ये कह रहा है भुजाओं की समान संख्या। तो त्रिभुज लें तो भाई एक त्रिभुज लीजिएगा तो इसका तुलना कह रहा है कि त्रिभुज से करना है ना। त्रिभुज की तुलना त्रिभुज से ही करेंगे। तो भाई एंगल के हिसाब से अगर देखना होगा तो एंगल के हिसाब से बहुभुज समरूप तभी दिखेंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो, बराबर हो, ठीक है। खाली स्थान में क्या भराएगा, बराबर, भुजा नहीं, भुजा तो अनुपात में समान। क्वेश्चन बताइए। चलिए सर हाँ क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलिए। सर सेट 2 का 37 क्वेश्चन नंबर 37। देखिए अब हमको सेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सर हम लोग क्वेश्चन बोल देते हैं।
अब बोलिए तो, याद है तो। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के हाँ वृत्त के चतुर्थांश हम्म का क्षेत्रफल हम्म क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर है। चलिए बाकी लोग भी लिख लें, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बोले हैं। छोड़िए ना, अब आंसर आएगा तो ऑप्शन खुद देख लेंगे हम लोग ना। ऊपर बनाते हैं। देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश क्या होता है? अरे आप रोटी गोल ही होता है ना, वृत्त के जैसा होता है, तो उसको 4 टुकड़ा करेंगे तो इसी को ना चतुर्थांश कहेंगे, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को कहेंगे, तो यही है चतुर्थांश। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर जो कोण बना होगा वो कितना बना होगा? 90 डिग्री बना होगा। हाँ ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, ऐसे होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुना कितना है? 90 डिग्री है, तो गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये तो 1/4 ही हुआ। बात सही है, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा होगा, हो गया ना। वही फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। अब आर का वैल्यू पता ही नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? परिधि बोल रहा है सर क्वेश्चन मिटा दीजिए। सवाल मिटा दीजिए। अरे सीधा 2 का पाई का मान रखेंगे। वो कुछ बोल रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज, देखिए। यस सर। ठीक है, हम्म 22 बटा, तो ये 22 और ये 22 कट सकता है ना, ऊपर ऊपर तो कटते हैं। चलिए ये 7 उधर गया तो 2 तो नीचे आएगा, आर बराबर होगा 7/2, 7 उधर चला जाएगा 7/2। अब यही मान बैठा दीजिए यहाँ पे, 1/4 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है? 7/2 का वर्ग है, ठीक है। 1/4 रहने दीजिए, गुने 22/7 गुने 7 गुने 7/2 गुने 2, एक ही साथ कटा। यस यस सर। सर। अब 1 2 से काट सकते हैं इसको 11 बार में, 11 से 77 हो गया, 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में माप था शायद। सर लेकिन इसका पॉइंट में आंसर दिया है। पॉइंट में दिया है, सर भागा दे देंगे। भाग दे दीजिए, कौन बड़ा बात है। 8 से भाग दे देंगे 77 को, तो
8 9 72 हो गया, यस सर। ये हो गया 5, अब दशमलव बैठा है कि 0 बैठा है, 8 6 48, ये नहीं लग रहा है पूरा पूरा जाएगा कि जाएगा 0, 8 दूना 16 कट जाएगा सर, और 4, हाँ ठीक है 8 बजे 40 आया ना। कट जाएगा। ये देखिए 9.6 यस सर आ गया। 9.62 ऑप्शन में है सर। है ना। ऑप्शन यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है तो है ना। अब कल हम लोग फिर से क्लास में बैठेंगे। थैंक यू सर। चलिए।